हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जो जैसा देख रहा है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट सबको। जो जैसा रात को देख रहा है, सुबह में देख रहा है, कभी भी देख रहा हो तो ठीक है। तो हमने क्लास 12 में क्या लेक्चर में ख़त्म किया था, वैद्युत जो गॉस का प्रमेय, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, यही तो है आपका चैप्टर का नाम, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो इस चैप्टर में हमने ख़त्म किया था वैद्युत फ्लक्स तक। तो वैद्युत फ्लक्स में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वैद्युत फ्लक्स को फाई से इंडिकेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका परिभाषा हमने क्या बताया था, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या फिर किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका हमने फिगर आपको नहीं दिखाया था। हमने एक काल्पनिक पृष्ठ ऐसा माना, ठीक है ना। तो ये जो गुजरने वाली जो रेखा है, बल रेखाएं जो है वो एकदम परपेंडिकुलर होती है। काल्पनिक पृष्ठ के जो होती है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री पर होती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ए से ये, या फिर ये डी ए है, एक कैप ले ले, ठीक है ना, एक कैप ले ले। तो या फिर ऐसे भी गोले भी ले लो, एक ये हो जाएगा ऐसे, एक कैप इक्वल वेक्टर ए अपान में मॉड वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो हमेशा होता है पृष्ठ के लंबवत होता है, हमेशा याद रखिएगा, पृष्ठ के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर एक सदिश होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखाया था आपको कि फाई ई इजकल टू क्या होता था, ई डॉट डी ए, यही तो लिखा था, फाई ई इजकल टू ई डॉट डी ए, ठीक है ना। ई डॉट डी ए और डी फाई ई लिखा था, तो दोनों टॉप इंडिकेशन किया था, तो फाई ई आया था आपका ई डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे कि कोई जो किसी का वैल्यू दे दिया गया हो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम कैसे समझेंगे कि कोई जो वैद्युत फ्लक्स है वो बाहर जा रही है या अंदर जा रही है। तो इसके लिए हम समझेंगे, कैसे समझेंगे कि यदि अगर वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हो तो वैद्युत फ्लक्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होगा, और यदि वैद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही हो तो नेगेटिव होगा। याद रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हो तो वैद्युत बल रेखाएं जो बाहर निकल रही हो तो वह पॉजिटिव होगा, और वैद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही हो तो नेगेटिव होगा। देखिए, यदि यहाँ पर थीटा इजकल टू 0 हो जाए, थीटा इजकल टू 0, तो क्या हो जाएगा, फाई जो होगा क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू, इस तरह लिखो ना, सीधे सीधे, फर्स्ट नंबर था ये, सेकंड नंबर, यदि थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इज लेस देन 90 डिग्री, तो फाई का जो वैल्यू आएगा आपका, ये आएगा आपका पॉजिटिव आएगा कहीं, देखिए यहाँ पे, और ये जो होगा ये पॉजिटिव आ गया, तो ये निर्गत फ्लक्स है, ये निर्गत फ्लक्स है, ठीक है ना। ये क्या है, आपके निर्गत जो फ्लक्स रेखाएं है, आपकी वैद्युत बल रेखा है, सॉरी वैद्युत बल रेखा है, वो निर्गत वाली है, बाहर निकल रही है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर आपके, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, फाई का जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये निर्गत ना कुछ, यहाँ पर 0 न जा रही है ना आ रही है। अब देखिए फोर्थ नंबर, यदि थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और इज लेस देन और इक्वल टू 180 हो, तो जो फाई का वैल्यू होगा कॉस थीटा पर डिपेंड करता है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा, फाई का वैल्यू जो आएगा नेगेटिव आएगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5th नंबर, थीटा इजकल टू 180 हो जाए, यदि थीटा इजकल टू 180 हो जाए तो फाई का जो वैल्यू होगा नेगेटिव हो जाएगा। ये जो दोनों वैद्युत बल रेखाएं हो रही है ये प्रवेश करेगी, क्या करेगी, प्रवेश करेगी, काल्पनिक पृष्ठ में प्रवेश करेगी। जहाँ नेगेटिव आया, फाई का वैल्यू नेगेटिव आया तो वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, इंटर कर रही है किसी पृष्ठ में, और फाई का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो बाहर निकल रही है। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका हम फिगर देख लेते हैं कि अगर फाई का वैल्यू थीटा 0 होता है तो ई का जैसे वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र डाला जाता है उसमें, जैसे वैद्युत ई डाला जाता है तो कैसा फिगर बनेगा उसका मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ कैसी हो तो कैसी हो, ठीक है ना। इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, फटाफट नोट कीजिए। चलिए इसमें कोई बात वो नहीं है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं निर्गत प्रवेश। चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फाई का वैल्यू हम देखेंगे और अलग अलग दिशा में, फाई ई ये वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। फर्स्ट नंबर, थीटा अगर 0 हो इजकल टू 0, एक देखेंगे थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और इज लेस देन 90 डिग्री। और एक होता है, एक दिखाऊंगा मैं आपका फिगर, थीटा इजकल टू 90 डिग्री का, इसका फिगर कैसा होगा। और एक और फिगर दिखाऊंगा, थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री, थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री से छोटा। और एक दिखाऊंगा थीटा का जो वैल्यू हो 180 डिग्री, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों में मैं दिखाऊंगा अभी देखो इसको, वैद्युत क्षेत्र हमने डाला, सीधी सीधी रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ हम मानेंगे अलग मार्कर से, काल्पनिक पृष्ठ हमने एक माना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर थीटा का वैल्यू अगर 0 हो, ये है आपके वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। थीटा का वैल्यू अगर 0 हो तो ये जो जाएगी वैद्युत बल रेखाएं जाएगी कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल रेखाएं जाएगी। बातें समझ में आ रही है क्या? एक मिनट, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल रेखाएं आपकी जाएगी। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए यदि थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 और 90 डिग्री से कम हो तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ फिगर, टिक 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 टिक, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई, ठीक है। तो इसमें देखिए थीटा का वैल्यू अगर क्या हो 0 या 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो कुछ ऐसे बनेगा। ये है आपका काल्पनिक पृष्ठ और ये कुछ ऐसा इधर इस तरह आएगा आपका, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा आपका, ये आपको मैं एक कैप दिखाऊंगा, इसको भी एक कैप दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बातें समझ आ रही है? अब देखिए एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कैसा आएगा आपका, टिटिक टिटिक, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ये देखो, क्योंकि ऐसा एग्जाम में कभी कभी फिगर बना के पूछ देता है कि यदि थीटा का 90 डिग्री हो तो उसका फिगर कैसा होगा। और ये हाई लेवल की कॉम्पिटिटिव लेवल का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आप लोग साथ में पढ़िए, मज़े करिए, ले लो जो भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ये तो है आपका ये इस तरह हो जाएगा, ये एक है, ठीक है, कुछ इस तरह हो जाएगा। बातें समझ में आ रही क्या? अब देखिए एक थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री या 180 डिग्री से छोटा हो तो इसके लिए फिगर कैसा बनेगा।
ये है ई। इसके लिए फिगर कैसा बनेगा ये आप ध्यान दीजिएगा। ये है आपका काल्पनिक पृष्ठ, ये यहाँ से कुछ ये ऐसा बनेगा, ठीक है। एक कर ये 90 डिग्री से इधर हटा। बातें समझ आ रही है। अब देखिए एक थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो 180 डिग्री के लिए फिगर कैसा बनेगा। ये है आपका ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये आपका काल्पनिक पृष्ठ हुआ, और ये आपका सीधे उल्टा हो जाएगा, सीधे आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक ही दिखाओ, वैद्युत बल लिखा है, सीधे जो होगा आपका उल्टा हो जाएगा, काल्पनिक पृष्ठ उल्टा हो जाएगा। बातें समझ आ रही है। इतनी फिगर समझ में आई आप लोगों को। चलिए नोट कीजिए फटाफट, नोट करना हो तो। नोट करना हो तो नोट कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा मैं अभी आपको एक समतल कोण और एक घन कोण में आपको डिफरेंस बताऊंगा। थोड़ा सा ये अलग हटके है, समतल कोण और घन कोण में डिफरेंस। समतल कोण को किसके थीटा से इंडिकेट करते हैं और घन कोण को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे, ये सब सिंपल सा था, फंडा। चलिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जरा बताइएगा कि वैद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये क्या है आपका हेक्सागोनल। अब देखिए यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में नोट कर दे रहा हूँ। इसको मैं मान ले रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। ये है आपका ओरिजिन, और यहाँ पे ई एफ क्वेश्चन बनाया हुआ है, अच्छा खासा है। जी डी, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस, ठीक है। क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। मैं पूछूंगा ये घन है जिसकी क्षेत्रफल जो है ए है, ठीक है। स्मॉल ए ले लेना, जिसके जो सारे पृष्ठ का, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ए है, इसी पृष्ठ का भी क्षेत्रफल ए है, इस पृष्ठ का भी क्षेत्रफल ए है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसमें इंडिकेट करूँगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ई इस तरह है, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। ई इक्वल टू ई नॉट आई कैप में है, ठीक है, एक्स दिशा में। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओ ए बी सी से फाई कितना होगा, उसी फिगर पे आधारित है जो मैंने पीछे बनाया था, उसी पे। सेकंड नंबर जी डी ओ सी से फाई, क्या है, जी डी ओ सी से फाई। थर्ड नंबर एफ ई ए बी, एफ ई ए बी से फाई। फोर्थ नंबर घन से कुल फाई। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा, एग्जाम में आ चुका है कितने बार, यूपी बोर्ड में, बोर्ड वगैरह एग्जाम में ये आ चुका है, लेकिन ये सब अभी नहीं आया है, ये आपको करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
फाई इजकल टू ई डॉट डी ए, ये कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस का सिर्फ वैल्यू देखना है, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, फाई ओ ए बी सी से हम निकालना है, ओ ए बी सी। ये क्या होगा, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो गई ना भैया, ये नीचे की तरफ जा रही है। तो फाई इजकल टू कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो फाई का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जी डी ओ सी से फाई, जी डी ओ सी से फाई, ये क्या हो रहा है, ये सीधे इसके नेगेटिव में जा रहा है, सीधे इसके क्या हो रहा है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव के लिए भी मैं फिगर बनाया था फाई का, ठीक है। तो ये जो होगा फाई जो होगा ये कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई, और ए इसको ए हो जाएगा, ये क्षेत्रफल है, ठीक है ना, मैंने इसको क्षेत्रफल दे रहा हूँ, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ई ए और क्या हो जाएगा माइनस ई ए, बातें समझ में आ रही है, माइनस ई ए। अब देखिए ई नॉट ए हो जाएगा, ई नॉट आई कैफ में। चलिए अब थर्ड नंबर है एफ ई ए बी से फाई। यहाँ पर एफ ई ए बी क्या है, एफ ई ए बी इसी दिशा में है, कॉस 0 का वैल्यू पॉजिटिव इसी दिशा में है, तो 0 डिग्री मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से एकदम 0 डिग्री का बना रहा है एंगल इसी दिशा में। तो ये जो हो जाएगा ये कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ ई नॉट ए। बातें समझ में आ रही है क्या, बातें समझ में आ रही है क्या, आपको फार्मूले समझ में आ रहे हैं। अब देखिए हम घन से हम कुल फाई ज्ञात करें, घन से अगर कुल फाई ज्ञात करें तो कुल फाई का जो वैल्यू होगा घन से एक दूसरे के विपरीत है, सब काट विट डालेंगे और ये जो फाई का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। घन से कुल फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या, घन से कुल फाई 0। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लूँ, क्या इस टाइप के क्वेश्चन है क्या इसमें, एग्ज़ाम में आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। सही बात है भैया, एडजेक्टिव टाइप मैंने तो नहीं दे रखा है। चलिए फिर मैं करवाऊंगा, ज़रूर आपको करवाऊंगा कि एरभुजा घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए ये से थोड़ा सा घन के अगर एक तल से पूछे, एक तल से, ये घन से कुल फाई तो 0 हो गया, अगर एक तल से पूछे उस टाइप का क्वेश्चन एक और दे रखा है कि घन के एक तल से, घन के एक तल से, ये मान लीजिए यहाँ पर मैं क्यू आवेश यहाँ पर बीच में रखा होगा, तो फाई ई इजकल टू एक, मैं थोड़ा सा गॉस का प्रमेय पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा। फाई इजकल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। कितने हैं घन के, एक तल से हमें ज्ञात करना है, तो घन के कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं, 6 तल, तो या इसमें हम 6 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए मैं इसको अभी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा गॉस का प्रमेय पढ़ाऊंगा। अब थोड़ा सा मैं आपको समतल कोण और घन कोण में मैं थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको मिटाता हूं, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसको आप समझ गए होंगे। घन कोण और घन कोण में समतल कोण और घन कोण में हम संबंध थोड़ा सा देखेंगे। समतल कोण इसको हम इंडिकेट करते हैं थीटा से, और इधर मैं लिखूंगा घन कोण, इसको इंडिकेट कर सकते हैं ओमेगा से, ठीक है। चलिए समतल कोण जो होता है, पहली बात, पहला डिफरेंस कि समतल कोण जो होता है 2D में बनता है। समतल कोण किस में बनता है, 2D में बनता है। ये कुछ ऐसा होता है,
यही तो होता है कोण इक्वल टू चाप बटा में त्रिज्या, थीटा इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। इसमें पहला डिफरेंस। घन कोण क्या होता है, 3D में बनता है, ये होता है 3D में कोण, घन कोण होता है इसका ऐसा, ठीक है, घन कोण 3D में। इसको हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। बातें समझ आ रही है? ये है आपका DA, ठीक है, छोटा सा एक भाग है DA। अब देखिए थोड़ा सा, ये हम आगे से दिखा रहे हैं सेकंड नंबर। इसमें सेकंड डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस हो गया थीटा इक्वल टू चाप बटा में त्रिज्या, और इसमें होगा ओमेगा। ये सेकंड डिफरेंस भी हम लिख सकते हैं, ये वाला। और इसमें सेकंड जो होगा ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा क्या इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल अपान में दूरी का स्क्वायर, क्षेत्रफल अपान में दूरी का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर, DA यानी कि डेल्टा ए, या फिर DA अपान लिख दीजिए DA अपान आर स्क्वायर, लिख सकते हैं आसानी से। थर्ड नंबर देखिए थोड़ा सा, थर्ड नंबर जो होगा पूर्ण कोण, अगर इसका माने पूर्ण कोण कैसे निकालते हैं इसका, फाई इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रल DL cos अल्फा अपान R, ठीक है। इसमें छोटा सा एक पार्ट चकती मानेंगे और इसका हम निकाल लेंगे, ठीक है। DL cos अल्फा अपान R, ये जो होता है DL cos अल्फा यानी कि 2 पाई जो होता है 2 पाई R अपान में, ये है कैपिटल R, लिखो भैया कैपिटल R, तो ये जो होगा 2 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्ण कोण जो होता है 2 पाई के बराबर होता है। और इसमें जो होगा, इसमें जो पूर्ण कोण जो होगा, पूर्ण घन कोण, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण घन कोण जो होगा ओमेगा से इंडिकेट करेंगे। डेट सिंपलाई क्या हो जाएगा, DA cos अल्फा अपान R स्क्वायर, ठीक है। DA cos अल्फा अपान R स्क्वायर, ये बाउंडेड इंटीग्रल होता है। डेट सिंपलाई ये जो हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर अपान R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई। पूर्ण घन कोण जो होता है 4 पाई के बराबर होता है, मैंने पहले भी बता चुके हैं हमने। चलिए ये भी हो गया। अब हम इसमें गॉस का प्रमेय मैं अभी बताऊंगा इसमें, और गॉस का प्रमेय का 1-2 यूज भी बताया जाएगा। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार होता क्या है, ये नोट करना है क्या, नोट कर लो रे भैया। चलिए मैं इसे मिटाता हूं। अब हम बात करेंगे गॉस का प्रमेय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और एग्जाम में हमेशा पूछता है गॉस का प्रमेय। बहुत समय से आप लोगों को इंतज़ार था, सर गॉस का प्रमेय कब पढ़ाएंगे, गॉस का प्रमेय कब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या बोलेंगे कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, सदैव पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से एक बार सुनिए, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स सदैव पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। लिख दे रहा हूँ, इस प्रमेय के अनुसार, ये इस टाइप के कोई नहीं बताएगा, एक दूसरा भी मैं बताऊंगा जो कि आपके बुक में लिखा होगा। इस प्रमेय के अनुसार सीधे सीधे सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से
किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स कुल फ्लक्स जो होता है सदैव पृष्ठ के भीतर, सदैव पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, सदैव पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बातें समझ में आ रही है क्या? फाई जो होता है, फाई कुल जो होता है आपका क्या होता है? बाउंडेड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इन मतलब में अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आप लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का आपको कोई नहीं बताएगा। एक आपके बुक में क्या दे रखा है? बुक में दे रखा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये बातें आपको सिंपल भाषा में समझ में आ रही होगी। क्या कोई सब कोई लिखवाता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये सिर्फ रट लेते हैं लोग, रट लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि गॉस का प्रमेय है क्या। गॉस का प्रमेय ये सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे कि किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स सदैव पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का, सदैव पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई कुल जो होता है बाउंडेड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन, क्यू आउट नहीं, क्यू इन अपान ε0। उस बंद पृष्ठ में जितना आवेश होगा उसी में सिर्फ ε0 से भाग दे देंगे तो आपका फाई कुल, फ्लक्स कुल निकल जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अगर हम इसका निगमन करना चाहे, प्रूफ करना चाहे, तो प्रूफ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, छोटा सा है प्रूफ। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन दो क्या? इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ क्या? चलिए छोटा सा एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन भी लेकर साथ में आपको लेकर चलूँगा। एक गोला बंद पृष्ठ बना, दूसरा, अबे ये खुला पृष्ठ हो गया बच्चा, बंद करो बंद पृष्ठ, दूसरा एक और दूसरा बंद पृष्ठ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसमें जो है -3 कूलम और एक है आपका 5 कूलम। ठीक है ना, इसमें आवेश है और इसमें जो है आपका आवेश 4 कूलम है। ठीक है, 4 कूलम आवेश है। ये है आपका S1 पृष्ठ और ये है आपका S2 पृष्ठ। ठीक है, और ये आपका S3 पृष्ठ। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है बातें? चलिए मैं पूछूं कि अगर S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स कितनी होगी? S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स कितनी होगी? तो आप लोग क्या बोलेंगे? इसको मैं -4 ले लूँ, थोड़ा सा -4, चलो सिंपल सा। तो मैं पूछूं कि S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स कितनी होगी, तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी फटाफट बताइए। पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, प्रवेश करेगी, निर्गत करेगी, इसको फटाफट कीजिए। बातें समझ में आ रही? कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 5S1 जो होगा आपका, थोड़ा सा मैं बात करूं, 5S1 इसमें क्या होगा? देखिए ये माइनस है, सबको जोड़िए। ये कितने हैं? इसको छोड़िए, S3 मत सुनिए। इसमें कितने हैं? ये बंद पृष्ठ है,
इसमें टोटल आवेश कितने हैं, -4 कूलम, -3 कूलम, -7 कूलम और ये +5, -2 कूलम हुआ। तो -2 कूलम -2/ε0, यही तो लिखा हमने, आवेश/ε0। ये क्या हुआ, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ये जो है उस पृष्ठ में प्रवेश कर रही है, उस पृष्ठ में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। अब देखिए φS3 थोड़ा बताइए आप लोग, φS2 बताइए, S2 फटाफट बताइए, φS2 क्या होगा, φS2 क्या होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है, चलिए सिंपल है, इसमें जोड़ दीजिए, ये बंद पृष्ठ है S2 वाला, ब्लैक वाला, 5 - 3 2 कूलम आवेश हुआ, ये प्लस का तो 2/ε0 कर दीजिए, ये पॉजिटिव है तो ये क्या रही है, बाहर निर्गत कर रही है, फ्लक्स जो है आपकी निर्गत कर रही है। बातें समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर कहीं भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए हम इसका निगमन करते हैं, किसका, तो गॉस का प्रमेय का, ये आता कहाँ से, हाय रे मेरी मोटो। चलिए थोड़ा सा मैं एक पृष्ठ बनाता हूँ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर +Q आवेश है, चार्ज है, इसके सेंटर पर रखा हुआ है, ये O है, ओरिजिन है, इस पर हम एक छोटा सा एरिया का काटेंगे और ये आपका N का F हो गया, ठीक है, बातें समझ आ रही। ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया इस दिशा में, ठीक है, और ये आपका DA, छोटा सा एक भाग DA हमने काटा, बातें समझ में आ रही है क्या। ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में सीधे, और ये हो गया N कैप, ये हो गया DA, ठीक है। हम जानते हैं इसके टोटल एरिया है A, इसकी टोटल एरिया क्या है A। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की बात है। हम जानते हैं कि d∅e हो जाता है, हम जानते हैं कि d∅e इक्वल टू क्या होता है, E.dA, यही तो होता है, ठीक है। d∅e इक्वल टू E.dA। तो थोड़ा सा d∅e, या फिर हम कैसे करेंगे, E.dA और इसको हटाए, अगर ये वेक्टर हटाए तो क्या हो जाएगा, d∅e इक्वल टू E.dA cos थीटा। वेक्टर हटाया तो हमने लिखा d∅e इक्वल टू E.dA cos थीटा। चलिए इसको हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, d∅e इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E.dA cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए d∅e को हम क्या लिखेंगे, d∅e तो हो जाएगा φe इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रल, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। बाउंडेड इंटीग्रल हम लगाएंगे E.dA cos थीटा, ठीक है, E.dA cos थीटा, बाउंडेड इंटीग्रल यहाँ पर भी डाल दो, बातें समझ में आ रही है। और हम जानते हैं कि E जो होता है, वी नो डैट, या फिर E इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 होता है, यही तो होता है Q/r², हमने प्रूव कराया था फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए φe जो होगा आपका 1/4πε0 Q/r² और DA cos थीटा, ठीक, DA cos थीटा हमने लिख दिया, Q/4πε0 r² हो गया। इसको हम थोड़ा सा r² को अंडर डाल देते हैं, इसको Q को इधर कर देते हैं, r² को अंडर डाल देते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि DA cos थीटा, यहाँ पर बाउंडेड इंटीग्रल है, DA cos थीटा अपान में r², ये आपको क्या दिख रहा होगा, d ओमेगा दिख रहा होगा, d ओमेगा हमने पहले कराया था आपको, d ओमेगा इक्वल टू DA cos थीटा अपान में r² होता है, ठीक है। तो
इसको हम लिखेंगे डी ओमेगा, डी कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे डी ओमेगा। तो फाई ई जो होगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाउंडेड इंटीग्रल डी ओमेगा। और डी ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, डी ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई। 4 पाई आपको प्रूव कराया था, ठीक है ना। तो फाई ई इजकल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई इजकल टू हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, फाई ई इजकल टू ई डॉट डी ए इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही था आपका गॉस का प्रमेय। बहुत ही आसान था, बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए अब हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। आप पीछे से दूर आइए, नोट्स बनाइए, अच्छा खासा नोट्स बनाइए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उस नोट्स को याद कीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है ना। और पहले भी याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूरी नहीं है, अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। अगर फिजिक्स में 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़िए। हर चीज़ इसमें मैं कंबाइन कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, क्लास 12 के टोटल सब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।